exclusively presents Indian Paranormal Podcast अर्श और राहुल के साथ। लोग जो ये बात कहते हैं ना कि आत्मा जिसकी शायद से डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू यू पूरी नहीं हो पाती है, तो वो एक शरीर धारण करती है, शरीर को हासिल करती है। आई मीन टू से ये पोजीशन वाला केस कभी आपने एनकाउंटर किया है? आई वंडर कि अभी तक आपने पोजीशन की बात मुझसे करी क्यों नहीं। जब हम बात पैरानॉर्मल की करते हैं तो सबसे पहला ध्यान हमारे दिमाग में यही आता है कि किसी भूत ने किसी शरीर को पकड़ लिया। इज इट सो? हाँ, बट मेरे पूछने का मतलब वही था कि जो पोजीशन की लोग बात करते हैं, भूत प्रेतों की बात करते हैं, बात ये करते हैं किसी आत्मा ने किसी शरीर को पकड़ लिया, जकड़ लिया, फिर इवेंचुअली हालात ऐसे हो गए कि आप जैसे एक्सपर्ट को बुला के एग्जॉर्सिज्म करना पड़ा। तो किसी अगर ऐसे कोई ऐसा केस अगर आप बता पाएं और इजी अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं डायरेक्ट अपने केस की बात बताऊं तो मुझे कुछ खासा याद नहीं है कि कितने केस रहे होंगे, पर मैं केस के बारे में बताना चाहता हूँ। वो केस थोड़ा सा अजीब था मेरे लिए। दरअसल हुआ ये कि मेरी ही एक अपनी दोस्त रात को पार्टी वगैरह करके घर वापस आ रही थी अकेले, और उसके बाद 1 साल तक उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। करीब 1 साल 3 महीने के बाद उनकी मम्मी का मेरे पास फोन आता है और वो कहती हैं कि ये अपने आप को मार रही है, पर मार नहीं पा रही है। मेरे लिए सुनने में थोड़ा अजीब था कि अगर भूत प्रेत होता तो अब तक तो उसे कोई ना कोई तो नुकसान पहुंचा चुका होता। लेकिन जब मैं उसके घर गया तो जिस कमरे में वो थी वो जाली मैंने देखी। वो जाली बिल्कुल साफ थी। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में हर रोज कोई जाता है, उसकी सफाई करता है, पर वो कमरा काफी समय से साफ नहीं हुआ था। कमरे से झांक कर, उस खिड़की से झांक कर जब मैंने अपनी दोस्त को देखा तो उसके सामने सारे पेने हथियार थे, ब्लेड, खंजर, स्क्रू ड्राइवर और न जाने क्या क्या। और जैसे ही मैं खिड़की से झांक रहा हूं, उसने तुरंत ब्लेड उठाया और अपनी नस काटने चली, लेकिन ब्लेड से उसका नस कट नहीं रही। मतलब वो अपनी नस के पास उस ब्लेड को लाकर रोक सी दे रही थी और वो कह रही थी कि मुझे मार डालो। पर कुछ ऐसा था उसके अंदर जो ऐसा होने नहीं दे रहा था। राहुल, मेरे लिए ये बहुत एक अजीब सी चीज थी, कुछ अलग पोजीशन से। कुछ समय के बाद वो सो जाती है और सोते समय बहुत चिल्लाती है। कई वक्त के बाद हम लोगों ने कई सारी चीजें आजमाई, हर तरह से उस पर मंत्रोच्चारण करने की कोशिश करी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कोई मंत्र काम नहीं आया। शायद मैं उतना कैपेबल नहीं था। उसके बाद मुझे एक जगह पता चली। उस जगह का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, पर वो यूपी में एक जगह स्थित है। अपनी दोस्त को बेहोश करके मैं, उसकी मम्मी, उसकी बहन और मेरे साथ जो मेरे एक पर्सन थे सीनियर, हम सब उस जगह पर चले गए। वो दरअसल एक मज़ार है जहां पर हम लोग गए थे। उस शहर में करीब 4-5 किलोमीटर तक कुछ नहीं था, सिर्फ वो मज़ार थी और आसपास घास या फिर जो भी उनकी खेती थी वो उगी हुई थी। गाड़ी से पहुंचे थे हम लोग। जब हम वहां पहुंचे हैं तो मेरी जो दोस्त है उसका बर्ताव काफी अलग हो गया। उसने अपने दोनों हाथ पीछे बांध दिए, ऐसे जैसे बहुत अदब से वो कुछ करना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, और अपना सर झुकाकर उस मज़ार की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और वहां जाने के बाद बैठ गई। वहां पर एक आप उन्हें हाफिज जी कह लें या पुजारी कह लें या कुछ भी कह लें, वो आए और उन्होंने कहा कि अब इन्हें यहीं छोड़ दो, अब इनकी तालीम यहीं होगी। तो दरअसल वो जो मज़ार थी वहाँ पर जिन्नातों को तालीम दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, और आपको भी नहीं पता चलेगा कि आसपास के जो लोग हैं वो जिन्नात हैं, क्योंकि वो इंसानों की तरह ही बिहेव करते हैं। आपके आसपास लोग हैं वो जिन हैं, आप ऐसे कहना चाहते हो? बिल्कुल, उस मज़ार में आज भी ऐसा ही है। आज भी उनके चेहरों पर एक अलग नूर है। इस बारे में हम बात जरूर करेंगे, मैं करना चाहूँगा, पर मेरी दोस्त की जो मैं बात बता रहा हूँ फिर वो मेरे लिए सोचने का विषय बन गया कि यहाँ पर आकर ये बैठ क्यों गई। उसके बाद हाफिज जी ने मुझसे कहा कि आज से करीब 1 साल और कुछ महीने पहले, उनको एग्जैक्ट डेट भी याद थी, उन्होंने कहा कि आज से 1 साल 3 महीने पहले शुक्रवार की रात को वो दिल्ली में एक रोड से आ रही थी और उसने शराब की एक बोतल बगल में झाड़ी में फेंकी थी। मैंने कहा कि हो सकता है, तो आम सी बात है कि अगर कोई निकल रहा है, कोई भी ड्रिंक पी रहा है अगर वो, तो उसने फेंक दिया है। पर हाफिज जी ने कहा कि उसे देख कर फेंकना चाहिए।
उसने जहां पर फेंका था वो जगह एक जिन की कब्र थी और वो सीधा जाकर उसकी कब्र से टकराई और उसकी कब्र यानी कि उसका जो घर था वो खराब हो गया, ऐसा उनका कहना था। पर मेन पार्ट ये था कि जब वो ठीक हो गई, एक दिन हम रुके वहां पे, जब वो ठीक हो गई हम वापस आने लगे। उसकी बहन ने बोला कि चलो दीदी अब सब कुछ ठीक हो गया। हम वापस आ गए बड़े खुशी खुशी। 3 महीने बाद उनकी मम्मी का फिर से मेरे पास कॉल आता है और उनकी मम्मी कहती है कि मेरी जो दोस्त है उसकी बहन को वही दिक्कत हो रही है जो उसकी बहन को हो रही थी। थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए, लेकिन वापस जब मैं उस जगह पर गया, उस मज़ार पर गया, तो उस गांव में एंटर करने से पहले बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर जिन्नात बसर करते हैं। वापस लौटते समय या ठीक होकर वापस लौटते समय ये मत कहना कि चलो चलते हैं, जो कि उसकी बहन ने कहा था कि चलो चलते हैं, तो वो जिन्नात उसके साथ हो गया। ओके। तो ये एक पोजीशन था जो मैंने देखा, जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग पोजीशन था। ऐसा शायद आपने भी बहुत कम सुना होगा। मैं तो ये सब चीज़ सुन भी शायद आप ही के साथ कहूँगा। हर्ष, पहली चीज़ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी दोस्त अभी ठीक हो गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़, यहाँ से 2-3 सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल मैं इससे शुरुआत करूँगा। तो आपने बताया उसको पोजीशन हो गया था जिन का, फिर ऐसी केसेस में आप जैसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और आप लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम आम भाषा में एग्जॉर्सिज्म के नाम से जानते हैं। अर्श, थोड़ा सा अगर आप एग्जॉर्सिज्म के बारे में बात कर सके, मतलब जो मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है एक आत्मा की, वो अपने काम करवाना चाहती है जिस वजह से वो किसी के शरीर में आती है, तो क्या सिंपली आप उसका काम कर दो और वो आत्मा चली जाएगी, या फिर इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट? एक्सॉर्सिज्म की जो प्रोसेस होती है वो पैरानॉर्मल इज पैरानॉर्मल बिकॉज इट इज पैरानॉर्मल, देयर इज नो नॉर्मल, राइट? तो हम इसे आम भाषा के हिसाब से सोचेंगे ही नहीं। जैसे पिछले केस में मैंने आपको बताया कि उसने अनजाने में ये गलती करी कि जिन की कब्र पर वो बोतल फेंक दी अनजाने में, फिर भी उसको पोजीशन हुआ। बहुत सारे केस आपने ऐसे भी सुने होंगे कि जानबूझकर गलती करी तो पोजीशन हो गया। बहुत सारे केस आपने ऐसे भी सुने होंगे जहां पर किसी ने किसी के लिए कुछ कर दिया तो पोजीशन हो गया। तो पोजीशन होने के लिए या पोजीशन के तरीके एक नहीं लाखों तरीके हैं। डिपेंड करता है कि वो इंसान की विल पावर क्या है, उस इंसान की अपनी चेतना क्या है, अपनी क्षमता क्या है सोचने और समझने की। तो मतलब आप कह रहे हैं हर्ष कि हम अपनी विल पावर की मदद से अपने आप को शायद इस जैसी चीजों से बचा भी सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं, क्योंकि आप एक साधु को देखें ना, आप एक साधु को देखें या एक ऐसे इंसान को देखें जो ध्यान करता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप एकाग्र हैं, अगर आप अपनी विल पावर को मजबूत करें हैं, यानी कि आप एकाग्रचित हैं, यानी कि आप कॉन्सेंट्रेट हैं चीजों को लेकर, राइट? आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज वेरी गुड। जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई खंजर मारने आ रहा है तो आप भांप जाएंगे उस चीज को और आप उससे बच जाएंगे। होगा वो तब भी आपके साथ। अगर कोई पोजीशन होना है, आपकी विल पावर मजबूत है, तो आप उससे बच सकते हैं, ये मेरा कहना है। इसमें हर्ष, अगर मैं आपसे एक अजीब सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आई एम आस्किंग यू बट इट्स ओके अगर आप इसका जवाब ना देना चाहें तो ये जो एथीस्ट होते हैं, लोग जो कि नास्तिक होते हैं, हाँ जी, अगर देखा जाए कायदे से तो वो उनका तो इन सब चीज़ों में कोई विश्वास भी नहीं है। बिल्कुल तो नहीं। अगर एक नास्तिक आदमी, एथीस्ट, किसी शमशान के ऐसे एरिया में जाता है और वो टोटली इर्रेवरेंट है वहाँ के माहौल से, तो क्या उसकी विल पावर उसको इस किस्म की चीज़ों से बचा ले जाएगी? राहुल, मेरा एक ये सीधा कहना है, जब भी कोई मुझसे ये बात कहता है, शायद आप आज 20वें-30वें पर्सन हो गए जो मुझसे ये बात कह रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जब भी मुझसे कोई एक बात ये कहता है, मैं उससे सिर्फ एक ही सवाल कहता हूं जो मैं आपसे करने वाला हूं कि इंसान की पहली इमोशन क्या है? माँ का प्यार, आई थिंक। बिल्कुल नहीं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली इमोशन क्या होती है, उसे पहले क्या लगता है? साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार मैं बताता हूं, मैं पैरानॉर्मल नहीं जा रहा हूं, मैं साइंटिफिक पे जा रहा हूं। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार ऐसा मानना है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली इमोशन होती है डर, और कहा जाता है जो इंसान की सबसे पहली इमोशन होती है वो उसके साथ मरते दम तक रहती है। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि उस इंसान ने अगर इग्नोर किया है उस जगह को तो उसे डर नहीं लगा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो बात अलग है। बात यहाँ एक्सेप्टेंस की है।
क्योंकि डर तो इंसान का पहला इमोशन है, वो उसके शरीर से जा ही नहीं सकता। अगर एक एथीस्ट भी है, उसको हाथ में चोट लगती है तो उसको दर्द होता है, दोबारा कभी चाकू उसी जगह पर लगने वाला होता है तो उसे डर होता है। यही एक सीधा सीधा मेरा सिद्धांत है कि शायद जो एथीस्ट है, मैं उसके बारे में कोई बुराई नहीं कहूँगा, कि शायद जो एक एथीस्ट है वो आम इंसानों को आम नज़रिए से देख रहा है, लेकिन ऊर्जाएं भी हैं, ये वो नेग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ये वो नेग्लेक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखें, वो कह रहा है कि ऊर्जाएं नहीं होती हैं, दैट मीन्स वो कह रहा है कि शमशान में ऐसा कुछ नहीं मुझे फील होता है। जी राइट। जी। ऑन दी अदर हैंड वो कह रहा है कि दोबारा अगर चाकू मेरे हाथ पर लगा तो मुझे दर्द होगा और मुझे ये डर है। तो वो भी तो एनर्जीज के बेस पे ही काम कर रहा है, स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी तो एनर्जीज के बेस पे ही बोल रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक एनर्जीज को इग्नोर करके दूसरी एनर्जी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इसलिए वो एथिस्ट है? वंस अगेन टू अ पर्सन हु इज एज स्केप्टिक एज आई एम, कि अगर आप थोड़ा मुझे ना समझा सकेंगे एक्सोर्सिज्म क्या बेसिकली होता क्या है? सी, अगर सही मायने में देखा जाए तो मैं भी कोई एग्जॉर्सिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान हूँ, मैं खुद को ऐसा इंसान मानता हूँ जो ऊपर वाले से कनेक्टेड है, जो अगर किसी के लिए प्रेयर करता है, कुछ मांगता है तो वो हो जाता है। ये एक आशीर्वाद है गुरुओं का, ये एक दुआ है एक तरीके की। अगर आप एग्जॉर्सिज्म की प्रॉपर बात करते हैं, पोजेशन के बाद जब हमें मर्ज पता चल जाता है कि आखिरकार उस इंसान को दिक्कत क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि उसके बारे में पता लगाना कि एक्चुअल में क्या हुआ है। और जब हमें पता लग जाता है कि इस पर किसी आत्मा या प्रेतात्मा का साया है, तब हम हीलिंग का एक प्रोसेस करते हैं। इसे एग्जॉर्सिज्म का नाम ना देकर मैं मोस्टली हीलिंग ही बोलता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि एग्जॉर्सिज्म नाम के शब्द को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया गया है। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, मुझे तो एग्जॉर्सिज्म अभी अपने आप में बहुत एग्जैजरेटेड चीज़ लगती है, लेकिन फिर हम केस सुनते हैं, लाइक से सपोज एग्जांपल के तौर पे एनाबेल का, बिल्कुल, या हम तो पता लगती हैं कुछ जगहें जैसे मेहंदीपुर बालाजी है। जी जी। तो मतलब छक मार के आप मजबूर हो जाते हैं कि इन चीज़ों पे दिमाग लगाएंगे, इन सब जगहों की, इन चीज़ों की रियलिटी क्या है। सो फॉर दैट रीज़न मैं आपसे एक्सॉर्सिज्म के बारे में जानना चाहता था। एक केस था जिसमें आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर आपने सुना होगा, जिस औरत के अंदर लूसीफर की आत्मा आ जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत फेमस केस है, एंड अगर आप थोड़ा सा उस केस के बारे में कैन जस्ट टॉक अबाउट दैट लिटिल बिट। जी बिल्कुल राहुल, उस केस के बारे में शायद इंडिया में हर एक इंसान को पता है। आपने भी उसकी स्टडी करी होगी कहीं ना कहीं न्यूज़ में तो देखा होगा। और उस केस में एक अलग बात थी। वेदों के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि एक शरीर में 2 से ज़्यादा आत्माएं नहीं रह सकती, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी और हमारा शरीर उसको ले नहीं पाएगा, काबू नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो केस था जिसमें एक लड़की के अंदर लूसीफर, जिसे हम किंग बोलते हैं डीमंस का, उसकी आत्मा आ गई थी। ये केस दरअसल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। सही मायने में अगर देखा जाए तो इसकी रियल फुटेज एक बार नेट पर भी लीक हो गई थी, और इसी पर बेस कई सारी पिक्चरें भी बनी हैं, जिसमें से एक जो बहुत एक्यूरेट मूवी बनी है उसका नाम है दी एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, और उस लड़की का नाम था एनालीज मिशेल। ताज्जुब की बात यह है कि उसके शरीर पर पोजेशन हुआ। थोड़े दिन तक तो उसे नकार दिया गया, लेकिन जब ये चीज़ें बढ़ने लगी पोजेशन के, जैसे मैंने आपको अभी केसेस में बताया कि क्या क्या हो सकता है, जब चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लगी तो पादरी लोगों को बुलाया गया जो एग्जॉर्सिज्म करते हैं। एग्जॉर्सिज्म के दौरान वीडियो टेप ऑन करते हैं वो, ताकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो पाए। ऑडियो रिकॉर्डर एक होता है जिसमें जो पास में रख दिया जाता है, ताकि ये सबूत मिल पाए कि जो एग्जॉर्सिज्म कर रहा है वो जेन्युइन एग्जॉर्सिज्म है या एक मेंटल डिसऑर्डर है। जब एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया पहली बार, अच्छा उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस लड़की पर 70 से ज़्यादा बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया है। एक बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने में करीबन 7 दिन लगते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने दिन इस पर एग्जॉर्सिज्म किया गया है। और जितने दिन भी एग्जॉर्सिज्म किया गया है, हर बार उसके अंदर से एक डिफरेंट लैंग्वेज में एक आवाज़ आती थी। कोई जिब्रिश बोल रहा है, कोई हिब्रू लैंग्वेज बोल रहा है, कोई टर्किश बोल रहा है, और
जब गौर करने पर पादरी ने नोटिस किया कि आखिर ये सब क्या है, तो रिकॉर्डर से सुनने में ये समझ में आया कि वो 7 अलग अलग तरह के डीमंस हैं। 7 अलग अलग तरीके के डीमंस हैं उस लड़की के अंदर। अब यहीं पर शायद आपका सवाल ये आ जाए कि एक शरीर में, अभी मैंने बोला कि 2 आत्माएं से ज्यादा नहीं रह सकता है। तो दरअसल होता ये था कि जब जब उस पर एग्जॉर्सिज्म होता था, वो चीज उस पर से चली जाती थी और एक दूसरी चीज उसके शरीर पर आ जाती थी। तो हर बार, जितनी बार भी एग्जॉर्सिज्म हुआ है, उतनी बार उसके शरीर पर एक नए तरीके के डीमन ने कब्जा किया। और अंत में जब वो अपना नाम लूसीफर बताता है तो सब डर जाते हैं और ये उसका आखिरी समय होता है। मूवी में भी दिखाया गया है और ये रिकॉर्डिंग में भी ये बात है। बहुत साल पहले टेप रिलीज हुआ था, लेकिन फिर उसे गाइडलाइंस की तरफ से डिलीट कर दिया गया। उसमें ये कहा, एनालिस मिशेल ने ये कहा कि मैं मरने की कगार पर थी, मैं मर नहीं पा रही थी, तो मेरे सामने भगवान आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें मेरे साथ जाना है तो चल सकते हो, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मेरी कहानी दुनिया तक जानी चाहिए, इस वजह से मैं नहीं गई। और ये सारी चीजें जो पादरी ने एग्जॉर्सिज्म किया था, वो पादरी कोर्ट में बैठकर साबित कर रहा था, क्योंकि कोर्ट उसको गुनहगार मानता है इतनी बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए। तो अब इसे आप पैरानॉर्मल तरीके से जोड़े या नॉर्मल, शायद इसमें आप खुद भी कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन झाड़ फूक, काला जादू, वशीकरण, ये सब सच है क्या? और क्या ये लोगों पर असर कर जाता है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, ओनली ऑन 8 ऐप। Eight exclusively presents Indian Paranormal Podcast, अर्श और राहुल के साथ। अक्सर ये हम लोग देखते हैं कि कि लोग अक्सर चौराहों पे कभी कभार एक मिट्टी का कलश, जिसके ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा होता है और साथ में एक जनेऊ बांधा जाता है, इसकी बिल्कुल डाली जाती हैं। या फिर एक, अगर हम लोग एक बहुत सिंपल कॉमन घर की चीज़ की बात करें, तो हम लोग घरों पे, दुकानों के ऊपर नींबू मिर्ची वगैरह को लगाते हैं। हाँ, ये बड़ा आम है, ये बहुत ज़्यादा आम है। तो मैं ये जो इस किस्म की चीज़ें होती है उसका, अच्छा, इसके अलावा हम लोग कुछ चीज़ें और सुनते हैं, जैसे कि वशीकरण कर लिया, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों की क्या रियलिटी है, ये जिसको ब्लैक मैजिक बोला जाता है? व्हाट इज दिस ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक, राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, भले ही टॉपिक ब्लैक मैजिक क्यों ना हो, पर काले जादू नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी सुन के थोड़ा शॉक हो गए, और काले जादू नाम की कभी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये सब तंत्र में आता था, अच्छा या बुरा तंत्र। ओके, ये सब एक तंत्र का पार्ट है। तंत्र का मतलब होता है मैकेनिज्म, किसी चीज़ को जानने या समझने का मैकेनिज्म, दैट्स इट। ओके, तंत्र मंत्र यंत्र आपने सुना ही होगा। जी, तंत्र यंत्र मंत्र की बात होती है। एग्जैक्टली। वो क्या है वो हम आगे बताएंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन अथर्ववेद में कई सारे ऐसे तरीके लिखे हुए हैं। हमारे ज़माने में आम इंसान की भाषा में अगर कहें तो टोटके, उसमें ऐसे टोटके लिखे हुए हैं कि आप करेंगे तो वैसा होगा ज़रूर। पर ये वही वाला सवाल बन जाता है राहुल कि किसी भूखे को आप चाकू दे रहे हो सेब काट कर खाने के लिए, और किसी मर्डरर को आप चाकू दे रहे हो किसी की जान लेने के लिए। एग्जैक्टली। तो ये वही है, शक्तियाँ, मंत्र, विधान सब हैं, पर कौन उसका किस नियत से उपयोग कर रहा है, ये बहुत मैटर करता है उस ऊर्जा के लिए। ब्लैक मैजिक की बात हो रही है तो अक्सर कुछ जगहें जो है ऐसा शायद माना जाता है ही ज़्यादा कंड्यूसिव है ब्लैक मैजिक के लिए, वहाँ पे ज़्यादा होता है। जी, फॉर एग्जांपल हम लोग नाम सुनते हैं, गूगल पे भी इस बात को मेंशन किया गया है कि मायोंग करके जगह है असम में जो बड़ी प्रचलित है ब्लैक मैजिक के लिए। सो इफ़ यू कैन जस्ट गिव सम कॉन्टेक्स्ट की, अगर कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उस चीज़ के लिए। तो अगर आप सही से स्टडी कर रहे हैं इस चीज़ की, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वो ब्लैक मैजिक के लिए फेमस नहीं है,
वो अपने वुडू मैजिक के लिए फेमस है। ओके, ऐसा नहीं कि ब्लैक मैजिक वहीं से आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है। व्हाट लेकिन इज वुडू? अगर आपने कई बार देखा होगा कि एक छोटे से काले कपड़े की डॉल बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं, उसको कलावे से बांधते हैं, उसका गला, हाथ और पैर, और उस पर सुई चुभोते हैं। तो जहाँ पर वो सुई चुभोते हैं, दूर बैठे इंसान को भी वही दर्द महसूस होता है, क्योंकि वो उसके नाम से वो पुतला बनाते हैं। क्या कभी कुछ ऐसा सुना आपने? क्योंकि आई एम डैम श्योर लोगों ने ज़रूर सुना होगा, किसी ना किसी सीरियल में तो ज़रूर देखा होगा आपने। नहीं, मैंने सुना है इसके बारे में। और एक चीज़ और होती है हर्ष, आई थिंक अगर आप इसके बारे में बस खाली अपनी ओपिनियन बता सके, उस चीज़ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा जिसमें दूर बैठ के आप हीलिंग कर सकते हैं किसी की, जिसे हम एस्ट्रल हीलिंग कहते हैं। एस्ट्रल हीलिंग। तो हाँ, पर हाँ, लाइक इस तरह की प्राणिक चीज़ें healing। मैंने सुनी हुई, प्राणिक हीलिंग टाइप की, कि आप दूर बैठ के किसी को हील कर सकते हैं और दूर बैठ के किसी की बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ उस किस्म की। जय एग्री विद योर पॉइंट, और मैं समझ गया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। वो टॉपिक परकाया प्रवेश, प्रतिक्रिया और अलग आयामों के ऊपर चला जाता है। वो टॉपिक सपनों के ऊपर चला जाता है। वो टॉपिक एक बहुत अलग है कि आप अपने ध्यान को इतना नियंत्रण कर ले कि किसी और की रियलिटी का हिस्सा बन जाए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मयोंग एक ऐसा शहर है जहाँ से वुडू मैजिक का इजाद हुआ है। उन लोगों ने शायद कुछ ऐसा बना लिया, शायद मंत्रों को जोड़कर या तरीकों को जोड़कर, टोटकों को मिक्स एंड मर्ज करके एक ऐसा तरीका बना लिया जिससे वो किसी भी इंसान के एनर्जी, यानी उसका बाल या पैर का अंगूठा, उसको लेकर उस पुतले के साथ कंबाइन करते हैं। मतलब पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। ऐसा सोचकर, ऐसा मानकर, यह आमतौर पर हमारे हिंदू धर्म में बहुत होता है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर उसकी सुबह शाम पूजा होती है। एक प्रोसीजर है। तो वो लोग उस काले कपड़े में बंधी जो इंसानी आकृति दिखने वाला कुछ होता है, वो लोग उसे डॉल मानते हैं, उसे वो इंसान मानते हैं और अपने मंत्र विधाओं से, अभिमंत्रित कीलों से उस पर वार करते हैं। तो वो जहाँ पर वार करते हैं, वो इंसान पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर उस इंसान का बाल इस जादू करने वाले इंसान के हाथ में है, इस वुडू मैजिक को करने वाले इंसान के हाथ में है, तो वो उससे कुछ भी करा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वुडू तंत्र सबको आना चाहिए विधिवत, वरना वुडू करने वाले को सबसे पहले दिक्कत होती है। इसीलिए आप शायद बचे नहीं हैं लोग जो वुडू करते हैं। ओके, इसी तरीके से हर्ष एक और जगह है, कामाख्या देवी टेम्पल। लोग वो जगह भी बहुत प्रचलित है इन सब चीज़ों के लिए। एक मंदिर में ये सब चीज़ें होना, हाउ इज इट लाइक सिग्निफिकेंट? यार ऐसे तो सब चीज़ें प्रचलित हैं। ऐसे तो काशी विश्वनाथ भी प्रचलित है, ऐसे तो उज्जैन प्रचलित है, ऐसे तो बालाजी भी बहुत प्रचलित है। लेकिन आप ज़रा देखें, एक बार गौर करें, कामाख्या एक शक्तिपीठ है। उस जगह को आप हॉन्टेड नहीं कह सकते। लोगों ने इतना ज़्यादा उसको बना दिया है कि वो हॉन्टेड लगता है। काशी बहुत प्योर प्लेस है, वो हॉन्टेड नहीं है। तो मेरे हिसाब से जब तक आपको ऊर्जाओं को समझना ना आए और आप उसे महसूस ना करें, मत माने कि वो जगह ऐसी है। चलिए, फेयर इनफ। लेट्स टॉक अबाउट कि आपने तंत्र की बात करी, मंत्र की बात करी, यंत्र के बारे में बात करना मुझे लगता है अभी तक थोड़ा सा रह गया है। ये जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल लोग तावीज़ बांधते हैं, लोग एक यंत्र आता है, लक्ष्मी यंत्र, और भी इस किस्म के यंत्र आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ साइंस बिहाइंड दैट? कोई सूडो साइंस है जो इसके पीछे है, या बस मान्यताओं का खेल है? देखिए, तंत्र, मंत्र, यंत्र सब एक दूसरे से कनेक्टेड है एक तरीके से। यंत्रों में भी ताकत होती है, जैसे हर धातु की अपनी एक ऊर्जा होती है, ये आप मानते हैं? जी बिल्कुल। उसी तरीके से अष्ट धातु जो होती है, उसकी भी अपनी एक ऊर्जा होती है। अष्ट धातुओं को जब मंत्र विधान के साथ अभिमंत्रित करके किसी घर में स्थापित करते हैं, तो यंत्र अपने तरीके से काम करता है, क्योंकि उसमें उच्चारण की दुनिया है, उसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और हर्ष,
इसी तरह एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग वशीकरण बोलते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे काफ़ी छाया हुआ है। सोशल मीडिया में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ट्रेंडिंग किस्म का ब्लैक मैजिक है जो काफ़ी लोग ट्राई कर चुके हैं या काफ़ी लोग ट्राई करना चाहते भी हैं। तो कितनी रियलिटी है वशीकरण जैसी प्रोसेसेस में, अगर मैं आपसे पूछूं तो? पहली बात तो मैं अगेन इसे काला जादू नहीं कहूँगा, क्योंकि ये काला जादू नहीं है, ये एक तंत्र में आता है। जितने भी षटकर्म भगवान शिव द्वारा रावण को बताए गए थे, रावण संहिता में जिसका मेंशन है, वो चीज़ों को बेहतर करने के लिए बताए गए थे, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए। वशीकरण के जो तरीके हैं, रावण संहिता ओरिजिनल जहाँ पर है, उस रावण संहिता में भी तरीका लिखा है, पर मंत्र विधान नहीं लिखा है। हर चीज़ को करने का एक प्रोसेस होता है। अगर कोई तरीका ये है कि पेड़ की छाल ले आओ, उसे अपने खून के साथ पीस कर किसी चीज़ में मिला के खिला दो, अगर ये कोई तरीका है तो हमेशा उस पर एक मंत्र पढ़ा जाएगा, जो मंत्र उसे और कारगर करेगा, तब उसे यंत्र के तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक आपको मंत्र विधान नहीं पता है जी, आप किसी भी तरह के वशीकरण को कारगर साबित कर ही नहीं सकते। पर उससे पहले फंडामेंटल सवाल ये आता है हर्ष कि वशीकरण जैसी चीज़, क्या आपको लगता है इज इट अ फेयर पॉसिबिलिटी? एग्जैक्टली, दिस वो किया जा सकता है? किया जा सकता है। तो हर्ष, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि एक नॉर्मल हिप्नोटिज्म सम्मोहन में और वशीकरण में क्या फ़र्क है, तो कोई इंसान अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी के माध्यम से, सम्मोहन के माध्यम से भी तो आपको अपने वश में कर सकता है। देखिए, षटकर्मों में सबसे पहला जो षटकर्म आता है वो होता है मोहन। मोहन वही सम्मोहन होता है जब आप मोह लेते हैं किसी को। देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क है, जब कोई मोहित हो जाता है आप पर तो वो अपने दिल से आपके साथ रहता है, राइट। लेकिन वहीं पर जब कोई ज़बरदस्ती वश में करने की कोशिश करता है, कहने का मतलब वो हमारे अंडर में काम कर रहा है, हमारे वश में आ गया है, तो वो काम तो करेगा, वो सारी चीज़ें वो करेगा, पर वो अपने इच्छा से नहीं कर रहा, अपने दिल से नहीं कर रहा। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है मोहन और वशीकरण में। ओके, फेयर इनफ। कुछ चीज़ों की बड़ी मान्यताएं होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पीली सरसों का कहते हैं कि काले जादू में बड़ा इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली। या फिर अगर आप सिंपल सी चीज़ ले लें, चावल। जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो वो चावल उड़ाते हुए जाती है, और जब वो किसी घर में एंटर करती है तो चावल के कलश पे लात मार के वो एंटर करती है। हाँ। या फिर आप एक चीज़ देख लेना कि चौराहों पे कई बार हम सुनते हैं कि लोग किसी कलश में जादू टूना करके उसे चौराहे पर रख देते हैं। चौराहे पर रख दो। और इन सारी चीज़ों में एक बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है, और वो है नींबू मिर्ची। शायद नींबू मिर्ची, Exactly. बड़ी सिंपल, हर घर में पाने वाली चीज़ है कि लोग घरों में नींबू मिर्ची लटका के रखते हैं, घोड़े की नाल लटकाते हैं, यस। उल्टी गुड़िया काली वाली उसको लटकाते हैं। तो अर्श, इन सब चीज़ों के बीच में सच्चाई क्या है, और ये नज़र लगने का क्या कॉन्सेप्ट होता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप नींबू मिर्चे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो आपने राहुल कई बार देखा होगा कि चौराहे पर नींबू मिर्च पड़ी होती है, कभी कभी वो कुचल दी जाती है किसी के पैरों से और कभी कभी नहीं, राइट। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर उसके ऊपर से आप गुजर जाओगे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? बहुत बार सुना है। एग्जैक्टली। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं तो गुजर गया पर मुझे कुछ हुआ नहीं। ये भी सुना है। इस बात को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं बेसिकली, जैसे लौंग हो गया, नींबू मिर्चे हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहूँगा। ओके। जैसे आपने कई सारे बड़े मंदिरों के अंदर देखा होगा कि आरती होती है, तो आरती अगरबत्ती से नहीं होती है लेकिन लौंग कपूर से होती है। देखा होगा आपने शायद। कपूर या लौंग की आरती होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो लौंग, जैसे कि मान्यता यह है कि लौंग एक नेचुरल नेगेटिव एब्जॉर्बर है। वो एनर्जीज को, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो लौंग होती है वो सारे लोगों के सर से उतारी जाती है और आरती के समय उस प्लेट में इकट्ठा कर दी जाती है। प्लेट में इकट्ठा करने के बाद कपूर की अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में कई तरह की अग्नियां हैं, लेकिन कपूर की अग्नि को बहुत पवित्र अग्नि माना गया है। तो ऐसा मान्यता है कि लौंग को हाथ में लेकर सर से उतारने पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मोस्टली क्लॉकवाइज ही उतारते हैं, क्योंकि वही एक प्रोसीजर है एनर्जीज को डायरेक्ट करने का।
तो जब लौंग को लेकर सर के ऊपर से उतारते हैं और उसे कपूर में, यानी कि जलते हुए कपूर में जिसमें से अग्नि निकल रही है, उसमें डाल देते हैं, तो इट इज़ बिलीव दैट कि हम अपने शरीर की या फिर अपने ऊर्जा में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उन सबको लौंग में एब्जॉर्ब करके उस पवित्र अग्नि में समर्पित कर देते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है नज़र उतारने का जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम नींबू मिर्ची के कॉन्सेप्ट पे। ऐसा कहा जाता है कि नींबू मिर्ची को सर से उतारने के बाद या फिर दुकान के बाहर लटका देते हैं तो किसी की भी जो बुरी नज़र होती है वो उसमें पड़ने लगती है और थोड़े दिन के बाद वो, अब ये कह ले कि नेचुरली या फिर उस नज़र लगने की वजह से जल्दी काली या फिर ख़राब हो जाती है। और जैसे ही ये होता है उस नींबू मिर्ची को उतार कर किसी चौराहे पर डाल देते हैं और डालने के बाद वहाँ से बिना पीछे मुड़े वापस लौट कर आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत सुना होगा कि कोई भी चीज़ अगर आप नज़र उतार रहे हो, कहीं चौराहे पर रख के आ रहे हो, तो पीछे मुड़ के देखना नहीं। कभी आपने सोचा कि ये क्यों होता है? नॉट रियली। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा अर्ज की, जब मेरे फादर का पिंडदान हुआ था जी, तो पिंडदान के बाद भी सेम चीज़ बोली जाती है कि आपने जब किया है तो आपने पलट के पीछे नहीं देखना है। पीछे नहीं देखना, एग्जैक्टली। तो मैं तब भी सोचता था कि इसके पीछे का लॉजिक क्या होता होगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप पिंडदान की बात करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। ओके। लेकिन कहते हैं जब आप किसी नेगेटिविटी को अपने शरीर से उतारते हैं या फिर किसी भी जगह से उतारते हैं और उसे चौराहे पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर 4 दिशाएं होती हैं, दिशाएं तो बेसिकली वैसे 10 हैं, लेकिन वो 4 दिशाएं जहाँ होती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कंफ्यूज हो जाती है, एक तरीके से भ्रमित हो जाती है कि उसे दरअसल किस दिशा में जाना है। इसीलिए चौराहे को ज़्यादा कारगर माना गया है। इसीलिए चौराहे पर नींबू मिर्च, आपने चौराहे पर, जैसे आपने सवाल में पूछा था कि हांडी रख देते हैं, कोई खाना भी रख देता है कभी कभी इंसान, तो यही रीज़न है कि चौराहे पर ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोगों को असर करती हैं, कुछ को नहीं करती। उसके पीछे का एक सीधा सा रीज़न है राहुल कि कुछ लोगों की इच्छा शक्ति, कुछ लोगों की विल पावर इतनी मजबूत होती है कि उनके स्पिरिट, उनकी जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस होती है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो उनको किसी भी तरह की ये ऊर्जाएं या नेगेटिव ऊर्जाएं उनकी एनर्जीज को इंटरफेयर नहीं कर पाती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है पूरा नज़र का। अब नज़र लगती कैसे है? जैसे आपने सुना होगा कि अच्छे से बन के मत जाओ वरना नज़र लग जाएगी, ये काम मत करो वरना नज़र लग जाएगी। मैं सारे सवाल का जवाब एक साथ ही देता हूँ कि नज़र लगने का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा अनोखा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर इंसान का एक हायर सेल्फ होता है, राइट? ओके। वो हायर सेल्फ जब किसी कन्विक्शन पावर के साथ बोला जाता है, जैसे मैंने सामवेद का एग्जाम्पल दिया था कि ध्वनि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है श्राप में, जैसे मैंने बताया था ये सारी चीज़ें, तो उसी तरीके से नज़र में भी, मतलब जो हम देखते हैं किसी चीज़ को, उसमें भी एक कन्विक्शन पावर होती है। आपने बहुत सारे साधुओं को इस तरीके से करते हुए देखा होगा कि वो बस एक नज़र घूर देते हैं और इंसान अजीब सा बिहेव करने लगता है। कहीं ना कहीं सुना ही होगा, सुना तो है। एग्जैक्टली, मतलब महसूस नहीं किया होगा पर सुना ज़रूर होगा। तो ये भी एक तरीके की नज़र ही है। नज़र अच्छी बुरी दोनों ही होती है। अच्छी नज़र लग जाए तो इंसान पनप जाता है और कहा जाता है कि बुरी नज़र लग जाए तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नज़र भी एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी जब इंसान के पास आती है तो सामने वाला इंसान डिस्टर्ब हो जाता है बहुत बुरी तरीके से, अगर उसकी नज़र में कन्विक्शन पावर बहुत स्ट्रांग है तो। लेकिन अगर हम वहाँ ना जाकर काला जादू और टोने टोटके पर देखें तो आज भी इस पूरी इंडिया में ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पर अंधविश्वास के नाम पर, जहां पर भूत प्रेत के नाम पर इतना तगड़ा अंधविश्वास है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने किसी से तरीके सुन लिए, वो तरीके आजमा रहे हैं, उन पर काम नहीं आ रहे हैं तो वो दूसरे पर आजमा रहे हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है, उनको उसका सोर्स नहीं पता है। कई सारे ऐसे गांव हैं राहुल जहां पर औरतों को डायन समझकर जला दिया जाता है जिंदा, इस डर से कि कहीं कोई चुड़ैल आकर, कोई डायन आकर उनके परिवार को नुकसान न पहुंचा दे। ये सब ज्ञान की कमी के कारण है, वरना काला जादू नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। टोटके एग्जिस्ट करते हैं, अगर किसी ने सही से उसको साध लिया है मंत्र विधा के अनुसार तो वो उसको कारगर सिद्ध कर सकता है। कुछ लोग करते भी हैं। और एक चीज़ मैं इतना ही कहूँगा कि जो काला तंत्र करता है, जो बुरा तंत्र करता है, शायद वो कोई लिसनर ही हो, कोई सुन ही रहा हो,
एक ही मेरा कहना है, ऐसा महामहिम पुराण में भी वर्णित है कि जिसने भी ऐसा काम किया, काला तंत्र या बुरा तंत्र, एक तरीके नीच कुल का तंत्र, उसकी मौत के समय एक भी इंसान उसके आसपास नहीं रहेगा। बहुत ही दयनीय मौत होगी, ये कन्फर्म है। लेकिन मैंने सुना है कि लोग काला जादू करके इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे आत्मा ले आते हैं, जिसे आम भाषा में हम श्रापित होना बोलते हैं। तो ये श्राप जैसी चीजें वाकई में होती हैं क्या? लाइक फॉर एग्जाम्पल एनाबेल। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, ओनली ऑन 8 ऐप।